अनंतराज लिमिटेड और पूरे शेयर बाजार पर अब विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे आज के खास मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के डायरेक्टर रिसर्च अविनाश गोरक्षकर जी। अविनाश जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत है आपका आज के हमारे इस खास कार्यक्रम 80-90 पूरे 100 में आपका। विपुल, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बोलिए जी। पहला प्रश्न मेरा यही होगा सर, अभी हमने जो रिपोर्ट दिखाई और अनंतराज लिमिटेड को लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब एक तो ये रियल्टी सेक्टर में तो कंपनी है ही है, साथ साथ एक नया फील्ड डेटा सेंटर में कंपनी उतर रही है, इस कारोबार को आप कैसे देख रहे हैं? कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल्स पे आपका नज़रिया क्या है? क्योंकि अगर हम देखें तो ये एक ऐसा सेक्टर भी है जहाँ पर थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है बाकी सेक्टर्स के मुकाबले। इस कंपनी की बात करें तो जब पूरा बाजार चल रहा था, नया हाई लग रहा था, तो एक महीने में हमने देखा 11% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न है। लेकिन ये भी बात सही है कि पिछले 5-6 महीने में कंपनी ने अच्छे खासे लगभग 100% के आसपास 90% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है 6 महीने में। 50 रुपये से चलते हुए शेयर अब 100 रुपये के आसपास आ गया। आप ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स को, कंपनी के ऊपर आउटलुक कैसे देख रहे हैं? देखिए विपुल, पहली बात तो अनंतराज ये एनसीआर में एक बहुत पुराना नाम है। इनफैक्ट ये करीबन 40 साल से एनसीआर में रियल एस्टेट का डेवलपमेंट कर रहे हैं और इनका ज्यादातर फोकस पहले कमर्शियल प्रॉपर्टी पे था, अभी रेसिडेंशियल में हुआ है। और सबसे बड़ी बात, इनके पास लैंड बैंक की अवेलेबिलिटी काफी बड़ी है। इनफैक्ट इनके पास करीबन 400 एकड़ की जमीन है, जहां पे करीबन 180 एकड़ जमीन ये अभी आने वाले 2-3 साल में मोनेटाइज करेंगे। और इनका जो लोकेशन है लैंड बैंक का, वो विपुल बेसिकली बहुत अच्छे लोकेशन में, गुरुग्राम में सेक्टर 63A में इनका अशोक एस्टेट प्रोजेक्ट चल रहा है, जहाँ पे ये प्लॉट कस्टमर्स को बेच रहे हैं। हमने इस कंपनी की साइट भी विजिट की और हमने देखा कि यहाँ पे काफी हद तक ये जो 165-170 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट है, वो काफी अच्छे रिस्पॉन्स मार्केट से इनको मिल रहा है। तो करीबन इनका जो मेन फोकस अगले 1.5-2 साल के लिए रहेगा वो अशोक एस्टेट के ऊपर रहेगा। इसका जो भी कैश फ्लो ये जनरेट करेंगे, उससे ये अपना कर्जा कम करने का एक फोकस रखते हैं। इनफैक्ट इन्होंने क्लियरली कहा है कि अगले दिवाली तक, अगले साल की दिवाली तक ये 800 करोड़ का जो कर्जा है वो पूरी तरह से रिपे करेंगे। दूसरी बात, ये एक ऐसी रियल एस्टेट कंपनी है इंडिया में विपुल जो डेटा सेंटर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में चाह रही है, क्योंकि इनके पास सबसे बड़ी जो यूएसपी है वो इनके पास खुद की जमीन है, खुद के टावर्स है। तो ऑलरेडी 3 जगह पे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जहां पे पहले आईटी टेक सेंटर्स हुआ करते थे। तो अभी उन्होंने राई में, मानेसर में और पंचकुला में ये कैपेसिटी कर दी है। करीबन 3 मेगावाट की डेटा सेंटर की कैपेसिटी दिसंबर में शुरू होगी। और यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने रेलटेल के साथ एक करार किया है, जहां पे उनको गवर्नमेंट के कस्टमर्स मिलेंगे। और कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि डेटा सेंटर का बिजनेस रियल एस्टेट के बिजनेस से काफी अच्छा होगा, नॉन साइक्लिकल बिजनेस होगा, तो इसमें काफी अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी। तो मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि देखिए, ये जो वैल्यू है डेटा सेंटर की बिजनेस की, वो बहुत ज्यादा आपको अगले 1.5-2 साल में देखने को मिलेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि देखिए, स्टॉक 50 से 100 रुपए जरूर चला है, लेकिन अगर हम अगले 1.5-2 साल की बात करें तो एनसीआर के एरिया में रियल एस्टेट के प्राइसेस पिछले 6-8 महीने में 40-45% बढ़े हैं। डिमांड भी अच्छी बढ़ रही है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि रियल एस्टेट स्पेस में ये एक यूनिक प्ले है, जहां पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो निवेशकों को इस स्टॉक को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स डेटा सेंटर के आएंगे तो दोनों तरफा कंपनी को बेनिफिट होगा। दो महत्वपूर्ण बातें जो आपने कही, एक तो जो डाइवर्सिफिकेशन कर रही है कंपनी, वो आपको काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। कंसर्न की अगर बात करें तो जो आपने कर्ज 800 करोड़ के कर्ज की बात की है कि कंपनी रिपे करेगी, लेकिन इंटरेस्ट रेट साइकिल हम देख रहे हैं कि थोड़ी बदलती हुई दिखाई दी है और ब्याज दरें बढ़ रही हैं। इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट क्या कंपनी के बाकी प्रोजेक्ट्स पर या फिर डेट को पे करने में समय से क्या देरी हो सकती है? क्या ये कोई कॉज ऑफ कंसर्न लग रहा है? दूसरा, जैसा कि आपने भी कहा कि अब जिन लोगों की ट्रेन छूट गई, 50 से 100 वाली रैली में नहीं आए, अगर वो लोग अभी पैसे लगाना चाहें इस कंपनी में, तो आप 1-1.5 साल के लिए क्या टारगेट देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए विपुल, पहली बात तो इंटरेस्ट रेट्स डेफिनेटली रियल एस्टेट डिमांड को इफेक्ट करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो गुरुग्राम में, गुड़गांव सेक्टर में जो प्राइसेस चल रहे हैं, अभी भी ऐसा कुछ सुनने में नहीं आ रहा है कि जहां पे आपको कीमतें कम होगी, इनफैक्ट प्रेशर प्राइसेस पे आए। तो मेरे ख्याल से देखिए, इनके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अशोक एस्टेट में इन्होंने पुरानी जमीन खरीदी है, इनके लिए ये कैश काउ है। तो ये डेफिनेटली हमको लग रहा है कि अगले 12-18 महीने में प्रोजेक्ट स्मूथली कवर हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट्स का ज्यादा इंपैक्ट आने की उम्मीद नहीं है। दूसरी बात, अगर ये कर्जा फोकस से कंप्लीटली रिपे करते हैं, तो आप सोच लीजिए कि साल का करीबन 25-30 करोड़ तो ये इंटरेस्ट कॉस्ट भरते थे, तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट इनको लगेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात, मार्केट को भी ये बात पसंद आएगी कि वो अपने खुद के कैश फ्लो से ये कर्जा रिपे कर रही है, और कोई दूसरे मीडियम से, इक्विटी से या डेट से वापस वो उसको नहीं रिपे कर रही है। तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव है। ऑफकोर्स मार्केट इस पॉइंट को बहुत क्लोजली वॉच करेगा।
और सबसे बड़ी बात, डेटा सेंटर का जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है वो अपने खुद के पैसों से किया है, यहाँ पे कोई कर्जा लिया नहीं। तो डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि अगर किसी को 8 से 12 महीना या 15 महीने की अगर टाइम फ्रेम ले, तो अभी जो भाव चल रहा है 101 102 करीबन 175 177 का एक फेयर वैल्यू बनता है। हमारा जो लॉजिक है वो ये कि अभी करीबन प्राइस टू बुक वन टाइम चल रहा है, यहाँ पे कम से कम 1.5 1.6 का प्राइस टू बुक मल्टीपल मिलना चाहिए, क्योंकि कंपनी की एसेट वैल्यू अच्छी है, कंपनी अच्छे सेक्टर में एंटर कर रहा है, डेटा सेंटर में, जो जी। मार्केट्स को डेफिनेटली अच्छे नंबर्स दिखाने की कैपेसिटी रखता है। तो अगले 12-15 महीने के लिए आप 175 170 का एक टारगेट प्राइस लेके इसमें खरीदी की जाती है। तो अभी जो दर्शक देख रहे हैं तो अविनाश जी का मानना ये है कि यहाँ पर आपको 175 से 170 तक के लक्ष्य मौजूदा स्तरों से भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 77% का रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जो कंपनी डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, जिस तरह का कैश फ्लो है, ये वो तमाम पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं कंपनी के लिए जो आगे प्ले आउट करते हुए दिखाई देंगे। अब चूंकि हम बात जिस कंपनी की कर रही हैं तो उससे जुड़ा हुआ सेक्टर भी हम आपसे चाहते हैं कि डिस्कस किया जाए। ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर के क्या कुछ आप कह रहे हैं, क्या कुछ राय आपकी है, क्योंकि कोरोना पीरियड सब खत्म होने के बाद रियल एस्टेट मार्केट में, जैसा कि अभी आप कह रहे थे, कि फिर से जो है एक बूम देखने को मिल रहा है और कई रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि आगे इस सेक्टर में ग्रोथ जो है वो रह सकती है। आप कैसे देख रहे हैं ओवरऑल सेक्टर को, क्योंकि ये सेक्टर ऐसा है कि जो बाजार की तेजी में उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया, और इस सेक्टर्स की सबसे बेस्ट बेट जो है वो आप किसे मानते हैं? अनंतराज पे हमने बातचीत कर ली, इसके अलावा कौन से ऐसे कुछ शेयर हैं जो आपको लगता है कि नहीं, अब इनके चलने का वक्त आ रहा है? बिल्कुल, देखिए विपुल, पहली बात तो रियल एस्टेट सेक्टर एक लोकेशन बेस्ड सेक्टर होता है। जमीन कहाँ पे लोकेटेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए ये एक लोकेशनल और रीजनल प्ले हम समझते हैं। तो अनंतराज के बारे में तो आपको मैंने कहा कि एनसीआर में डेफिनेटली अनंतराज है, उसके बाद डीएलएफ भी काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इनके काफी अफोर्डेबल एज वेल एज मास हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। बट अगर मुंबई बेस्ड रियलिटी प्लेयर्स की बात करें तो हमको गोदरेज प्रॉपर्टी काफी अच्छा लग रहा है, ओबेरॉय रियलिटी, महिंद्रा लाइफ स्पेस अच्छा लग रहा है, क्योंकि इनके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स है, विजिबिलिटी अच्छी है, मुंबई मार्केट में प्राइसेस अच्छी तरह से बढ़े हैं। और ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट की अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट सेक्टर से और रिटेल सेक्टर से दोनों तरफा में अभी अच्छी अप ट्रेंड देखने को मिली है। इसका मतलब है कि कैपेक्स के लिए काफी नए ऑफिसेस कॉर्पोरेट्स खोल रहे हैं, रिटेल के लिए भी काफी जेन्युइन हाउसिंग डिमांड है। हमारे देश में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो अफोर्डेबल हाउसिंग में, काफी लोगों को घर चाहिए होता है, और गवर्नमेंट ने भी इस सेक्टर को काफी फोकस किया है। हमारा मानना है कि आने वाले बजट में भी विपुल हाउसिंग के लिए अच्छी इंसेंटिव आने की अपेक्षा रहेगी, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से रियल एस्टेट सेक्टर में जो हमको तेजी दिख रही है वो डेफिनेटली बरकरार रहेगी। तो ये दो तीन जो कंपनीज हमने आपको बताई, ये डेफिनेटली मार्केट्स में खरीदने लायक है, लेकिन समय थोड़ा लंबा रखिए, कम से कम 12 से 18 महीने का टाइम फ्रेम कोई रखता है तो अभी भी रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा मिल सकता है। आप जो सवाल अनंतराज को लेकर था, ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर को भी मेरे लेकर के मेरा एक सवाल इसमें एक और है कि चूंकि इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जब भी बदलते हैं तो हम देखते हैं कि थोड़ा सा असर जो है नेगेटिव देखने को मिलता है, लेकिन इस बार वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। शायद कारण उसकी वजह से ये भी है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग शहरों में वापस आ रहे हैं। इसकी वजह से भी हम चाहे वो किराए वाली प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, या फिर अगर हम देखें रिहायशी प्रॉपर्टी हो, सबके दाम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपको लगता है सेंटिमेंट अभी बना रहेगा, या आपको लगता है कि जैसे जैसे इंटरनेशनली अभी ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला बंद नहीं हुआ है और भारत में अगर उसका उसी तरीके से अगर तेज़ी से बढ़ती हैं तो फिर यहाँ पर फिर से थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिलेगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि कम से कम अगले एक दो क्वार्टरस के लिए तो डिमांड ठीक ठाक रहेगी, स्पेशली अगर हम दिल्ली के एनसीआर मार्केट की बात करें। टिपिकली एनसीआर के गुरुग्राम गुड़गांव मार्केट में हम देखें तो जो इन्वेंट्री थी वो काफी हद तक सप्लाई था वो ऑलरेडी कंज्यूम हो चुकी है, प्राइसेस अभी भी अच्छे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी कंपनी का जमीन काफी पुरानी है विपुल, क्योंकि देखिए इस धंधे में सबसे बड़ा कॉस्ट तो जमीन का होता है। आपकी जमीन अगर बहुत पुरानी है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो कोई ज्यादा होता नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपनीज अपने खुद के जमीन के ऊपर बैठी है जो पुरानी है, या शायद वो जॉइंट वेंचर रूट से जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, वो कंपनीज के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी। जो कंपनीज जमीन के लिए काफी बड़ा निवेश करते हैं और उसके बाद डेवलपमेंट करते हैं, वहां पे आरओआई थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकता है। तो मेरे ख्याल से सिलेक्टिवली आपको रहना, ऐसा नहीं कि सारी कंपनीज अच्छी करेंगी, लेकिन इसमें जो बड़े प्लेयर्स है और जो निश प्लेयर्स है जैसे कि अनंतराज है, जहाँ पे इनका बेनिफिट है कि 4 पीढ़ी से ये कंपनी अपने प्रमोटर्स अपने बिजनेस चला रहे हैं, तो इनके लिए लैंड बैंक हिस्टोरिकल रेट्स पे इन्होंने खरीदा है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर्स को सिलेक्टिवली काम करना चाहिए, लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट भी चाहेगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट बढ़े, ताकि जीडीपी के फॉर्मेशन में इसका काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन। जी,
तो पूरे रियल एस्टेट सेक्टर का सेक्टर स्कैन किया है अविनाश जी ने, तो उनका कहना ये है कि चुनिंदा, पहले तो चुनिंदा कंपनियों में निवेश करिए, किसी भी रियल एस्टेट कंपनी में पैसे ना लगाएं। जो उनकी पसंदीदा कंपनीज है उसमें उन्होंने महिंद्रा लाइफ स्पेस का नाम लिया है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हो गई, डीएलएफ है, और बाकी आज की जो विशेष चर्चा हमारी रही अनंतराज लिमिटेड पे, ये 4-5 कंपनियां हैं जिसको आप अपने रडार में रख सकते हैं अगर आप रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं तो। लेकिन रियल एस्टेट से आगे बढ़ते हैं और ओवरऑल शेयर बाजार की बातचीत करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे अविनाश जी की अभी जो स्थिति है, क्योंकि जब आप ऊंचाई पर होते हैं तो डर भी बहुत लगता है और ये भी लगता है कि नहीं, अभी हो सकता है कि अभी नए शिखर बनते हुए दिखाई दें। पिछले हफ्ते हमने दिखा एक नया हाई बनते हुए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डरा भी रहे हैं, और ये भी हम जब एफआईज का इन्फ्लो देखते हैं तो ये कॉन्फिडेंस भी आता है कि नहीं, अभी तो ये शुरुआत हुई है और ये तेज़ी अभी कंटिन्यू रहेगी। आप ओवरऑल बाजार को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इस हफ्ते थोड़ा हमने देखा थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, फ्राइडे को भी और हमने सोमवार को भी देखा। आप कैसे देख रहे हैं ओवरऑल, यहाँ से अभी तेज़ी और तेज़ी है या आपको लगता है आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से बाजार नीचे की तरफ आएगा? देखिए विपुल, एक बात तो आपको समझनी है कि बाजार आने वाले हफ्ते में थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा। काफी इवेंट्स है। पहले तो गुजरात स्टेट इलेक्शंस है, यहाँ पे क्या नतीजा आता है वो इम्पोर्टेंट है। फिर एचसीडी दिल्ली के इलेक्शंस है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है, मान लीजिए कि अगर गुजरात में 110 120 सीटें के नीचे बीजेपी को सीटें मिलती है तो डेफिनेटली मार्केट्स को ये कन्विंसिंग नहीं लगेगी। उसके बाद 7 तारीख को आरबीआई की पॉलिसी भी है, तो यहाँ पे आरबीआई साहब की क्या कमेंट्री रहेगी, कितने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, तो ये सारी बातें मार्केट्स क्लोजली मॉनिटर करेगा। लेकिन इलेक्शन का जो इवेंट है वो बहुत ही अनसर्टन होता है। अगर मान लीजिए कि बीजेपी को दिल्ली में ज्यादा सीटें नहीं मिली तो डेफिनेटली आपको एक छोटा सेल ऑफ देखने को मिलेगा, जो मेरे ख्याल से मार्केट के लिए भी हेल्दी रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन लंबी अवधि के लिए मुझे लग रहा है कि देखिए, इंडिया एक ऐसा मार्केट बना है विपुल, जहां पे अगर हम चाइना को कंपेयर करें, यूएस यूरोप को कंपेयर करें, तो यहाँ पे पैसा हमको लग रहा है अभी बहुत तेजी से अगले साल से आएगा। चाइना को पूरा वर्ल्ड इग्नोर कर रहा है और इंडिया की तरफ देख रहा है। और हमने जिस प्रकार से कोविड को भी मैनेज किया है, जिस प्रकार से हमारा 2022 में जीडीपी का ग्रोथ नंबर है, मुझे काफी कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे अच्छी खासी कमाई होगी। आपको ऑब्वियसली सिलेक्टिव रहना है। शेयर बाजार में इंडेक्स से ज्यादा मैं समझता हूँ कि आप सिलेक्टिव कंपनीज में निवेश जब करोगे तभी आपका पोर्टफोलियो अच्छी तरह से चमकेगा। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव लॉन्ग टर्म आउटलुक है। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी हो सकती है, क्योंकि इलेक्शंस के नंबर्स तो आप भी जानते हो विपुल जी कि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कुछ बिल्कुल। नतीजा खराब आ गया तो वही बाजार आपको बिकवाली का एक ट्रेंड देखने को मिलेगा, लेकिन वो भी एक मोमेंटम सिनेरियो होगा। उसके बाद मार्केट सेटल होगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक रही है और मेरे ख्याल से अच्छी कंपनीज कोई भी गिरावट आती है तो खरीदने का मौका समझ। चलिए, तो बहुत सारे इवेंट होने हैं पूरे हफ्ते के दौरान और बड़ी बड़ी घटनाएं हैं जिसका जिक्र हमने ओपनिंग में भी किया था। इन तमाम घटनाक्रमों पर नज़र डालिए और वहाँ से कोई अगर पॉजिटिव ट्रिगर मिलता है तो निश्चित रूप से बाजार के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन कोई भी बुरी खबर बाजार को झटका दे सकती है। लेकिन अभी आपसे अब ये जानना चाहेंगे, अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें कि ओवरऑल बैंकिंग नहीं चल रहा था, मिड कैप बैंकिंग में हमने देखा पिछले महीने शानदार मूव देखने को मिला। अभी भी कुछ एक सेक्टर्स ऐसे हैं, ज़्यादातर सेक्टर्स अपने हाई पर हैं, लेकिन कुछ एक सेक्टर जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, जैसे रियल्टी ने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया, कंज्यूमर ड्यूरेबल हुआ, आईटी में हालांकि थोड़ी बहुत अब खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। क्या अब अगर नए नए सेक्टर चुनने हों तो क्या ऐसे सेक्टर्स को चुने जो अब तक नहीं चले हैं, जो सस्ते भाव पर हैं, कम फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लेकिन बाजार की रैली में जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया? इस बाजार में जब बाजार पीक पर हो तो शेयर चुनने का क्या तरीका होना चाहिए, सेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करें? देखिए, पहली बात तो आपने सही कहा कि आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो अभी थोड़ा माइल्डली चल रहा है, लेकिन काफी हद तक लोग अभी भी डरे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि देखिए, आईटी कंपनीज में जितनी भी गिरावट आनी थी, जो नेगेटिव्स थे वो ऑलरेडी प्राइसेस में फैक्टर्ड इन है। और पहले तो लार्ज कैप्स में हमने एक्शन देखा है, जैसे कि टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, परसिस्टेंट हो गया। बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस लेवल पे अगर कोई खरीदता है तो अगले साल तक अगर किसी का वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रुकने का विचार है तो अच्छी खासी वैल्यूएशन पे आपको कंपनियां मिल रही है। ये सारी कंपनीज कैश रिच है, बिल्कुल कर्जा नहीं है, अच्छी ऑर्डर बुक है। जैसे ही यूएस और यूरोप में थोड़ी सी रिकवरी आपको देखने को मिलेगी, वहां पे आपको एक अच्छा बाउंस आईटी में देखने को मिलेगा। तो आईटी एक अच्छा सेक्टर है। दूसरा कंज्यूमर ड्यूरेबल है। कंज्यूमर ड्यूरेबल विपुल, अगर सेकंड क्वार्टर की बात करें तो थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर हमने देखा था, लेकिन अभी अच्छी खबर है कि स्टील की कीमतें गिरी है। फेस्टिवल डिमांड जो आपको तीसरे तिमाही में देखने को मिलेगा, क्योंकि दिवाली दशहरा के टाइम पे ये सारी कंपनीज अपने सेल्स काफी बढ़ाती है। और ऊपर से जनवरी टू मार्च का क्वार्टर इनके लिए अच्छा। तो जहां पे कंज्यूमर ड्यूरेबल बातें आती है तो मुझे लग रहा है कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स है,
उसके बाद वोल्टास है, फिर एसी की कंपनी है, तो यहाँ पे नजर रखिए, यहाँ पे जरूर पैसा बनेगा, बट थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। चलिए, तो ये पसंदीदा कंपनियां अविनाश जी की आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर पैसे बन सकते हैं, थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। और अब वक्त हो गया हमारे अगले सेगमेंट का, और अगला सेगमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से कि इस पर हम सीधे अपने दर्शकों से बातचीत करते हैं और बड़ी संख्या में दर्शक हमें अपने सवाल भेजते हैं और उन सवालों के उत्तर हम अपने एक्सपर्ट से लेते हैं। तो अविनाश जी, बहुत सारे दर्शकों के सवाल हैं और हम चाहेंगे एक एक करके आप उनकी समस्याओं का निदान करें, जो उनके मन में आशंकाएं हैं उन्हें दूर करें। पहला प्रश्न हमारे पास आया है सोलापुर महाराष्ट्र से। संगीता पाटिल जी का प्रश्न है, व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है और इन्होंने इस साल जून में टाटा मोटर्स के 50 शेयर 390 के आसपास, 389 पे इन्होंने लिए हुए हैं और लॉन्ग टर्म का सोच करके इन्होंने निवेश किया है। इन्होंने कहा कि एक समय जब ये 490 के लेवल तक पहुंच गया था, फिर भी उन्होंने अपना निवेश बनाए रखा, लेकिन सितंबर के बाद इस शेयर में काफ़ी वोलेटाइल जो है ये शेयर होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस महीने भी इसमें गिरावट देखने को मिल रही है और अब 428 के आसपास आ गया है। अब संगीता जी परेशान हैं और आपसे जानना चाहती हैं टाटा मोटर्स में हम क्या करना चाहिए और ओवरऑल ऑटो सेक्टर को लेकर के क्या कुछ नज़रिया आपका है, और टाटा मोटर्स पे खासतौर से क्या कुछ संगीता जी को सलाह देंगे आप? नहीं, बिल्कुल देखिए, पहली बात तो मैं समझता हूँ कि टाटा मोटर्स उन्होंने जो खरीदा है और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है, बहुत ही अच्छा विकल्प है, लेकिन थोड़ा सा समय यहाँ पे देना जरूरी है, क्योंकि पहली बात तो देखिए, टाटा मोटर्स का बड़ा एक्सपोजर यूरोप में है। उनका जेएलआर का जो धंधा है वो यूरोप से, यूके से आता है, उसके बाद यूरोप से आता है, तो ये डेफिनेटली थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए इनको तकलीफ सहना पड़ेगा, क्योंकि सभी को जानता है कि यूरोप में रिसेशन चल रही है। जब तक कोई बड़ी रिकवरी आती नहीं है, उनका जो ग्लोबल बिजनेस है वहां पे थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि डोमेस्टिक बिजनेस बहुत जोरों से चल रहा है। कमर्शियल व्हीकल सेल्स करीबन 25-30% बढ़ी है। उसके बाद पैसेंजर कार में भी अच्छा वो काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो ये सबसे बड़े प्लेयर है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, शॉर्ट टर्म में हो सकता है 1-2 क्वार्टर्स के लिए स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म करे। और रही बात इंडस्ट्री की, तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर कार्स बहुत समय के बाद, डोमेस्टिक मार्केट बहुत तेजी से चल रहा है और इसका फायदा टाटा मोटर्स और दूसरे प्लेयर्स को भी मिलेगा, जैसे महिंद्रा है, अशोक लेलैंड है। तो यहाँ पे पॉजिटिव व्यू बनता है। बट हाँ, एक्सपोर्ट्स के लिए टाटा मोटर्स के लिए थोड़ी दिक्कत होगी, तो इनको मैं यही कहूंगा कि आप कम से कम साल, 1.5 साल, कम से कम 12-18 महीने होल्ड करिए, उसके बाद ही आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा बढ़ने की। तो वैसे अविनाश जी, इसमें एक सवाल ये भी है कि चूंकि आपने कुछ एक चिंताएं भी आपने बताई हैं, तो क्या ऐसा ना करें कि अगर ये चूंकि प्रॉफिट में तो ऑलरेडी हैं, क्या अगर स्विच करना हो ऑटो में ही तो क्या किसी और में स्विच कर सकते हैं, क्योंकि लॉस में तो है नहीं है। हालांकि इनका नज़रिया इन्होंने जो हमें भेजा है वो लॉन्ग टर्म का ही बताया। देखिए, 2 तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज्यादातर चर्न नहीं करते, लेकिन अगर ये चाहे तो डेफिनेटली थोड़ी सी क्वांटिटी ये बेच के थोड़ा सा मुनाफा करके अपनी जो कॉस्टिंग है वो थोड़ा कम कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी और बढ़ जाती है, क्योंकि आप जो कॉस्ट प्राइस होता है उससे कहीं आपकी कम होती है जब आप थोड़े से काउंटर शेयर्स बेचते हैं। तो जी। ये भी एक अच्छा विकल्प है। और मुझे लग रहा है कि देखिए, यहाँ पे इनको थोड़ा सा चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये टिपिकली उनको हर वक्त शेयर का प्राइस, उनका परफॉर्मेंस, उनका न्यूज फ्लो मॉनिटर करना होता है। तो ये भी एक अच्छा विकल्प है। ये भी अगर ये करे तो भी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 40% तो ये शेयर बेच सकते हैं, बैलेंस 60% ये होल्ड कर सकते हैं, ताकि आगे की जो ग्रोथ आएगा उसका फायदा उनको बैलेंस क्वांटिटी पे। तो उम्मीद है संगीता जी आप संतुष्ट होंगी अपने जो आपको अविनाश जी ने सलाह दी है। दोनों विकल्प उन्होंने बता दिए हैं, या तो आप लंबे समय तक होल्ड कीजिए, तो वह आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगी तो फिर आप 40% के आसपास आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी 60% होल्ड कीजिए। अगला प्रश्न भागलपुर से हमें भेजा है प्रत्युष रंजन जी ने, और इन्होंने ईमेल के माध्यम से प्रश्न पूछा है और उन्होंने इस साल मार्च में इन्होंने कहा है कि आइनॉक्स विंड एनर्जी के 25 शेयर 740 रुपये के भाव पे खरीदे थे। इसके बाद से इस शेयर में इन्होंने कहा कि काफ़ी शानदार तेज़ी आई है और हाल ही में 1216 रुपये 15 पैसे पर भी ये गया था, लेकिन उसके बाद से लगातार ये टूटता दिखाई दे रहा है और सितंबर तिमाही में कंपनी को करीब 70 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। अब ये शेयर 973 के आसपास है। मुझे लगता है शायद यहाँ पे स्प्लिट वगैरह हुआ है, क्योंकि इंडोविंड का शेयर अभी जो है वो 124 के आसपास चल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे अविनाश जी? बिल्कुल, पहली बात तो ये आइनॉक्स विंड एनर्जी अलग कंपनी है और इंडो विंड अलग है। आइनॉक्स विंड एनर्जी मैंने देखा, जब आपने मेरे को जवाब आपने अभी पूछा था, जी। तो आइनॉक्स विंड एनर्जी एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली विंड बिजनेस में है। आइनॉक्स ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन इसका जो फंडामेंटल्स है, पिछले 2 साल से हमने देखा कि ये कंपनी लगातार घाटा कर रही है। इनफैक्ट पहले 6 महीने में इन्होंने 260 करोड़ का घाटा किया है। और सबसे बड़ी बात, इनका कर्जा बैलेंस शीट पे काफी बड़ा है, करीबन 1860 करोड़ का कर्जा है।
देखिए अगर इनको अभी भी मुनाफा मिल रहा है तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा इसमें से एग्जिट करके कोई दूसरे सेक्टर में जैसे बैंकिंग है, कैपिटल गुड्स है, वहां पे पैसा ये निवेश कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो कंपनी लॉस मेकिंग है, जो ज्यादा कर्जे वाली कंपनी है और जहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज भी नेगेटिव है, ये डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब ऑपरेटिंग कैश फ्लोज नेगेटिव होते हैं तभी आप आने वाले समय में उसको डेट को सर्विस करने में बहुत दिक्कत होती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे शो अगर चाहे तो शिफ्ट कर सकती है। इनका अगर विचार है तो फेडरल बैंक एक अच्छा विकल्प है, जो मुझे लग रहा है कि अगले 6-12 महीने में आपको एक कम से कम 15-16% का अपसाइड देगा। और डेफिनेटली ये मुनाफे वाला सौदा है, अभी भी ये प्रॉफिट बना रहे, तो इसमें डेफिनेटली आपको स्विच करके ये शेयर खरीदना है। जी। अगला प्रश्न आया है देहरादून से और रवि फारत्याल जी ने हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से इन्होंने ये प्रश्न पूछा है और उन्होंने पिछले साल मई में इन्फोसिस के 20 शेयर 1316 रुपये के भाव पे लिए थे और अच्छा खासा इनको रिटर्न भी मिल रहा था और इस साल की शुरुआत में करीब 1953-1954 के आसपास ही गया। अब 52 वीक हाई टच करने के बाद रवि ने लॉन्ग टर्म का सोच करके निवेश को बनाए रखा, लेकिन अब हम देख रहे हैं जिस तरीके का सिनेरियो आता हुआ दिखाई दिया है और खासतौर से अमेरिका में मंदी की आशंका के बाद हम देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर को लेके गिरावट देखने को मिल रही है। अब रवि जी परेशान हैं और जानना चाहते हैं कि अब आईटी शेयरों में क्या करें, खासतौर से जो इनकी खरीद का भाव है वहाँ पे आप किस तरीके से इनको सलाह देंगे आईटी को लेकर के, इन्फोसिस को लेकर? देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि आईटी में इनका शायद ऊपरी लेवल पे इन्होंने शेयर बेचा नहीं, लेकिन इनको निराश होने का कोई रीजन होना नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि देखिए बड़ी कंपनीज में इन्फोसिस का नंबर काफी अच्छा आता है। सबसे बड़ी बात, इन्फोसिस के पास काफी अच्छी ऑर्डर बुक है, बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रांग है, ये निवेशकों को अच्छे डिविडेंड्स और बायबैक्स भी दे चुकी है। तो नजरिया अगर कम से कम 12-15 महीने का है तो मैं समझता हूँ कि 2-3 क्वार्टर्स की थोड़ी सी चैलेंज रहेगी आईटी कंपनीज के लिए, इन्फोसिस के लिए भी रहेगी। लेकिन उसके बाद एक बार ये रिकवरी होती है, मार्केट में यूरोप और यूएस से अच्छे संकेत आते हैं जो मुझे लग रहा है कि अगले साल के एंड तक आने चाहिए, तो उसके बाद डेफिनेटली अच्छी खासी कमाई हुई। तो ये लॉन्ग टर्म पिक समझ के थोड़ा सा इंतजार करिए, पैसा जरूर बनेगा, लेकिन थोड़ा सा समय यहाँ पे देना जरूरी है। आईटी दिग्गज कंपनी है, आप परेशान ना होइए, थोड़ा समय खराब चल रहा है लेकिन 2-3 क्वार्टर के अंदर जो है चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। ये आपके लिए फिलहाल रवि जी सलाह है। अविनाश जी, अब बहुत सारे प्रश्न हैं लेकिन समय की कमी है, अभाव है, इस वजह से हम सारे दर्शकों को शामिल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप चलते चलते आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, आपने कहा कि शेयरों को बहुत ध्यान से चुनना चाहिए बाजार के अंदर, तो आपके पसंदीदा आपसे बड़ा एक्सपर्ट कौन है? आप बताइए ज़रा, हमारे दर्शकों को जाते जाते कुछ एक रिकमेंड करना चाहेंगे शेयर जो आपके पसंदीदा हों। देखिए मुझे लग रहा है कि फ्रंटलाइन कंपनीज में हमको लग रहा है कि कमिंस इंडिया और लार्सन एंड टूब्रो, ये कोई भी मार्केट के गिरावट में आपको खरीदना चाहिए अगले साल, दैट इज 2023 में। मुझे लग रहा है कि इन लेवल से भी आपको 15 से 16% की अपसाइड मिलेगी। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका कैपिटल भी सेफ रहेगा और आप ऐसे सेक्टर में निवेश करेंगे जहां पे होपफुली आने वाले जो बजट में अनाउंसमेंट्स आएंगे, वहां पे कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, डिफेंस जो भी कंपनीज काम करती है वहां पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा नहीं बट ये 2 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखने चाहिए, अच्छा खासा अपसाइड मिलेगा और इसमें ट्रिगर्स भी है और ओवरऑल आउटलुक लॉन्ग टर्म के लिए भी काफी पॉजिटिव। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, पूरा रियल्टी सेक्टर की रियल्टी दर्शकों के सामने लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू।